अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पीटीआई को नवाज शरीफ साहब के पीछे लगाकर एक नई गेम की बुनियाद रखी जा रही है और इस नई गेम के अंदर जो पीटीआई है बुनियादी तौर पर हदफ तो वो है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो चुकी है तो वो न्यूट्रल, मेरे राय में वो सिर्फ अपोजिशन के हक़ में ही न्यूट्रल है। अलबत्ता पीटीआई के लिए जो पैरों के नीचे से अब वो कारपेट है वो खींचने के अमल का आगाज़ हो रहा है और इसी अमल का जो इशारा है वो मिला है। एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान की सबसे मुक़्तदर शख्सियत यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और मुलाकात हुई है आमिर लियाकत हुसैन साहब की, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। अब आप ये ना कहिएगा कि यार किदा जिक्र करता है, लेकिन अब क्या करूँ, मुलाकात हुई है। ख़ुद जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ना सिर्फ इस मुलाकात की तस्वीर को शेयर किया है बल्कि इसके ऊपर कुछ लाइनें भी लिखी हैं। उन्होंने दो मरतबा ये तस्वीर शेयर की है और ये तस्वीर है 24 दिसंबर को उन्होंने ये अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। 1:22 के ऊपर ये टाइम इसके ऊपर आ रहा है और ये तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस जो उन्होंने ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है इस तस्वीर के ऊपर, वो लिखा हुआ है, एक शानदार इंसान से यादगार मुलाकात, ख़त्म नबुव्वत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुछ दिल खोल कर उन्होंने रखा, कुछ मैंने। बदबख्त हैं वो लोग जो उनकी साहबजादी ना होने के बावजूद किसी को भी उनकी साहबजादी बनाकर मनफी मुहिम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द मिलाद मुनक्कद होगा। और जो दूसरी तस्वीर उन्होंने शेयर की, मतलब तस्वीर यही है लेकिन एक और मरतबा उन्होंने मज़ीद तफसील के साथ इसको शेयर किया। वो ये लिखते हैं, जनरल कमर बाजवा, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनरल कमर बाजवा बलूचिस्तान रेजिमेंट के परचम के साथ जनरल साहब से घंटा भर मुलाकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक हसना पर बासादत गुफ्तगू हुई। तारीख़ की इस बेरहमी की भी तस्हीह की गई कि सैयदना उमर फ़ारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माज़ूल नहीं, सेकंड इन कमांड बनाया था। अब ये दोनों बातें जो उन्होंने की हैं दोनों बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगती हैं और इस मुलाकात की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एंट्री के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक और एंट्री की और वो जनाब एक तकरीब थी कराची में, वहाँ पर पहुँच गए और जो ये MQM के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें फ़ारूक सत्तार साहब, जो अब MQM उन्होंने अपनी बना लिया है MQM, उसकी तकरीब के अंदर वहाँ पर पहुँचे, अवामी इज्तिमा से ख़िताब भी किया PTI के रुकने असम्बली होते हुए, और वहाँ पर एक मुतालबा कर दिया। मुतालबा ये किया कि जनाब अगर हुकूमत तालिबान से बात कर सकती है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी बात हो सकती है। ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये उनकी तकरीर, ये जो सारी सूरत हाल है कि कौन सी नई खिचड़ी पक रही है, कैसे नई खिचड़ी पक रही है, और जो माजी के जो साथी थे उनको अब नए साथी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोई नई गेम तो नहीं बन रही। इस सारी सूरत पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जो PTI को डराया गया है नवाज शरीफ साहब से, इसकी सूरत हाल पर भी आपके साथ गौर करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब के अब असाब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ बुरे तरीके से सवार हो चुके हैं बल्कि अब वो अपनी दाखिली मीटिंग्स के अंदर भी नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेके पूछते फिर रहे हैं कि यार चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म किवें बनेगा, ये कौन है जो उसको वापस लेकर आ रहा है। इमरान खान साहब, आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो फिर यकीनी तौर पर आपके लिए ये हैरानी की बात है। दूसरी जानिब PTI ने कल जो इजलास हुआ था उनकी सुप्रीम कमेटी का, उसके अंदर अपनी तमाम तंजीमों को तोड़ने का ऐलान किया था और आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक ऐलान सामने आया है और इस ऐलान ने भी एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन को डेवलप कर दिया। आजकल ख़बरों का जो कहते हैं ना परनाला ओपन है, धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं, लिहाजा इसके अंदर ये जो 3-4 खबरें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। आपको याद है PTI के अंदर एक शख्सियत हुआ करती थी, उस शख्सियत का जहाज़ चलता था, उस शख्सियत का हेलीकॉप्टर चलता था, बकौल जस्टिस वजी के इमरान खान साहब के बनी गल्ला के घर का ख़र्चा भी उसी शख्सियत के दम पर चला करता था और वो शख्सियत कोई और नहीं, जहांगीर तरीन साहब हैं। और जहांगीर तरीन साहब कल जब तक तंजीमी ओहदे डिज़ोल्व नहीं हुए थे उस वक्त तक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, क्योंकि पार्टी से हटने के बावजूद भी जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है वो उनके पास ही मौजूद रहा था। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब ने एक अपना जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए कुछ चीज़ें शेयर की हैं, उसके अंदर एक ऐलान ये भी है कि तहरीके इंसाफ ने अपनी नई तंजीम का ऐलान कर दिया है और जहांगीर तरीन साहब की बतौर सेक्रेटरी जनरल
छुट्टी हो गई है। और उनके जो बदतरीन सियासी हरीफ मुखालफ, जिनकी वजह से ख़ुद जहांगीर तरीन साहब इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि जनाब इसी शख्सियत की वजह से मेरे जो पार्टी के जो दरवाज़े हैं वो ना सिर्फ बंद हुए बल्कि इमरान खान साहब से दूरियां भी पैदा हुई, और कोई नहीं, जनाब असद उमर साहब। क्योंकि पहले जहांगीर तरीन साहब के पास जब इख्तियार था तो उन्होंने असद उमर साहब की छुट्टी कराई थी, फिर जब असद उमर साहब ने कम बैक किया तो फिर जहांगीर तरीन साहब को जाना पड़ा। तो अब जनाब तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है वो असद उमर साहब को सौंप दिया गया है। यानी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में वापसी के हवाले से जो तमाम दरवाजे हैं उनको अब बंद ही समझें। और जहांगीर तरीन साहब ने इस सूरत हाल को भांपते हुए सियासत के अंदर ना सिर्फ अपनी एक दबंग एंट्री दी है बल्कि उन्होंने एक सख्त तरीन बयान भी दाग दिया। ना सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ने बयान दागा बल्कि उनके ग्रुप के यानी उनके एक और साथी जो उनके बहुत करीबी जैसे हम कह सकते हैं ताल्लुकदार हैं, उन्होंने भी मीडिया पर आकर बरमला तौर पर पीटीआई को सख्त तरीन अल्फाज में भी पुकारा और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक ख़ास टर्म उन्होंने इस्तेमाल की। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने यकीनी तौर पर जो पीटीआई है उसका खासा बोझ अपने सर पे उठा रखा था। और अब कई जगहों पर हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर सियासी मुश्किलात आई इमरान खान साहब को, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी जहांगीर तरीन साहब की तरह जो आगे बढ़ के मामलात को संभालती। अब चूँकि उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मतलब जो उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है जहांगीर तरीन साहब की छुट्टी होगी। और जहांगीर तरीन साहब मैंने आपको बताया था कि वो लंदन भी गए थे और वहाँ पर उनकी एक अहम मुलाकात शेड्यूल थी और मुलाकात बराह रास्त अलबत्ता इसकी कोई इतला नहीं आई, लेकिन जो पैगामात के तबादले हैं वो यकीनी तौर पर लंदन के अंदर जहांगीर तरीन साहब के नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात के सरकर्दा लीडरान उनके साथ हुई हैं। अब जहांगीर तरीन साहब आ गए हैं वापस पाकिस्तान और चिन्योट के अंदर उन्होंने अपने जो एक दरीना दोस्त हैं उनके घर भी गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मीडिया के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू भी की। और पहली मरतबा यानी ये जो उनके जो केसेस वाला मामला शुरू हुआ था उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप बनाने से पहले तो उन्होंने 2-3 मरतबा इमरान खान साहब पर हैमरिंग की थी, लेकिन उसके बाद जब ये मामला चले थे, जब कमेटी बन गई थी, अली ज़फ़र साहब आ गए थे, तो उसके बाद से जहांगीर तरीन साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन अब वो दोबारा उन्होंने हैमरिंग के अमल का आगाज़ कर दिया है और ये कह दिया है उन्होंने इस तकरीब से ख़िताब करते हुए कि जनाब मुल्क भंवर में फंस चुका है और आवाम का जो जीना है वो महाल हो चुका है। आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ टूट चुका है और कोई आवाम की दाद रसी करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये उनका जो वीडियो है ये भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तकरीब में वो बैठे हुए हैं वहाँ पर वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जनाब मुल्क को जो इस वक्त जो जिन मसाइल का शिकार है, हमें ऐसा नज़र आता है कि कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हुकूमत मौजूद नहीं है जो सामने आए और ये डूबते को बाहर निकाले। सब अपनी अपनी मार पर लगे हुए हैं और देखना यह है कि ये सूरत हाल अब कहाँ तक पहुँचती है। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब के एक करीबी दोस्त हैं, वैसे तो वो हमारे जो चौधरी बरादरान हैं काफ लीग वाले, उनके साथ भी उनकी बड़ी जो है ताल्लुकदारी है। अटक से हैं रुकने कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब। ये आते हैं टीवी पर और टीवी पर नदीम मलिक साहब का जो शो है समा की आजकल शहबाज गिल साहब बार बार इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल है जो सही मानों में सही खबरियत पर मबनी मवाद जो है वो नशर करता है, वो समा के अलावा और कोई नहीं है। और आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है समा की 14वीं सालगिरह के ऊपर कि जनाब समा वेल डन, गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और इसी समा के अंदर मेजर ताहिर सादिक साहब आके ये कहते हैं कि जनाब ये नाअहलों का टोला है। पीटीआई की जो इस वक्त हुकूमत है और जो काबीना है ये नाअहलों का टोला है। ये उनके अल्फाज हैं, कोट एंड कोट में आपको बता रहा हूँ कि जनाब ये नाअहलों का टोला है। और इससे ज़्यादा तारीखी बैड गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस और नाअहली तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर देखी नहीं जा सकती। अब ये खुद पीटीआई के अंदर से जो आवाज़ें हैं ना ये अब उठना शुरू हुई हैं और पीटीआई के अंदर से ये जो अब डिवीजन्स हैं ये हमें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो चेहरे लटके हुए पंजाबी के अंदर बोकियाँ डिगी हैं, ये इन सब की अब इस वक्त बोकियाँ गिरी हुई हैं नीचे की तरफ, यूँ शोल्डर्स डाउन हैं और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा शिकस्त खुर्दा है और तानों पर मबनी जो बयानात हैं वो जारी हैं। इसके एक सबूत है ये जो एक ट्वीट है फवाद
चौधरी साहब का। आज उन्होंने 3-4 ट्वीट्स किए हैं, जिसके अंदर एक ये ट्वीट भी है, चूँकि कल इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस कैसे आएंगे यार, कौन लेके आएगा उनको, कैसे आ सकते हैं वापस। तो उन्होंने बताया कि जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतज़ार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान का तारीख दौर जो है वो नहीं है, हवाओं का रुख अब आपका नहीं है, रोशनी हो जाए तो तारीकी ख़त्म हो जाती है, और पाकिस्तान में ये ही हुआ है। अब अगर ऐसा है तो फिर तो परेशानी की बात नहीं है पीटीआई को, फिर तो बड़े सुकून के साथ उनको चाहिए कि वो जो दरख्वास्त दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि केपीके के अंदर जो 16 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्कद होना है, इसको मुलतवी कर दिया जाए, तो वो ना दें, दूसरा मरहला है जो है उसका सामना करें। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी जो बलदियाती इंतखाबात उन्होंने कराएँ, डंके की चोट पर कराएँ, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कौन बोना है कौन बोना नहीं है, किसको सहारों की ज़रूरत रहती है किसको सहारों की ज़रूरत नहीं रहती। सब कुछ खुल के ना सिर्फ सामने आ जाएगा बल्कि मामलात और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जब हम सब के सामने आएंगे तो सूरत हाल और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और एक जानिब जहाँ पर पीटीआई लगी हुई है इस वक्त नवाज शरीफ साहब के खौफ के अंदर कि भाई नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी गेम है। और अब मुस्लिम लीग नून वाले ना चेज़े समझते ना, मजाक लेना है, मज़े लेना बैठ के साइड पे ना, वो मुस्लिम लीग नून वालों ने भी अब चेज़े लेना शुरू कर दिए हैं। मसलन सरदार अयाज सादिक साहब ने 2 दिन पहले एक तकरीब से ख़िताब किया, कल उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर अपनी एंट्री भी दी, और उनका जो दिलचस्प चीज़ है कि भाई हम ये नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है, मेरी मुस्कुराहट से समझें कि क्या होने वाला है। अब ये मुस्कुराहट से भी पीटीआई को ना सिर्फ डराना शुरू हो गए हैं बल्कि यरकाना शुरू हो गए हैं। और साथ उन्होंने कहा जनाब धमाका है, होगा, बहुत जल्द होगा, कब होगा कैसे होगा ये नहीं मैं बता सकता, ये हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि धमाका होगा। अब अयाज सादिक साहब ने तो चुटकुले छोड़ दिए, चुटकुले छोड़ के वो चले गए, पीटीआई वालों को मुसीबत पड़ गया, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन, लेकिन इतला नहीं हो रही। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के दरमियान में जो सुरंग है अब उनके इर्द गिर्द वो खोदी जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में आमिर लियाकत साहब का हवाला दिया कि ये आमिर लियाकत साहब की जो बात है इसको फेंकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने भी रखी है, आपके साथ जो शेयर की है, अगर आप इस पर देखें तो इसके ऊपर ग्रीन सब सही के साथ मेरा ख्याल है कि शायद ये बाजवा साहब नहीं लिखा, जिस पर लिखा हुआ विद बेस्ट विशेस वगैरह वगैरह, और नीचे उन्होंने तारीख डाली हुई है 7 अक्टूबर 2021। यानी ये जो मुलाकात है इस तस्वीर के मुताबिक ये तस्वीर जनरल साहब ने दस्तखत करके आमिर साहब को भेजी है, 7 अक्टूबर की ये मुलाकात है। लेकिन इससे यानी जो उन्होंने अपनी तस्वीर के ऊपर लिखा है उससे तो ये लगता है कि मुलाकात जल्दी हुई है और दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अपना दिल की बातें हैं वो शेयर की हैं। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर 2 चीज़ें हैं जिस पर अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक, सबसे पहले ये कि उनका ये कहना है, जो ज़िक्र किया उन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, तो बुनियादी तौर पर इस बात का ज़िक्र हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब वो कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐन जंग के दौरान सिपह सलार को बदल दिया था। इमरान खान साहब कई मरतबा ये बात कह चुके हैं और बुनियादी तौर पर इशारे ही होते हैं सियासत के अंदर। ये तो नहीं होता कि बंदा तहरीरी तौर पर लिख के दे दे। इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इशारा दिया था कि जनाब अगर आपने जो अपोजिशन है, नून लीग है या पीटीआई या पीपल्स पार्टी है या जेयूएफ है, इनकी तरफ अगर ज़्यादा आपने अपनी लाइनें सीधी करने की कोशिश की तो ये कदम उठाया जा सकता है। अब जो आमिर लियाकत साहब ने इस मुलाकात के अंदर जो मैसेज कन्वे किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज इनफैक्ट उस तरफ से एक बात आई तो इस तरफ से तो खामोशी थी, कोई बात नहीं आई। अब जो आमिर साहब हैं इन्होंने इनफैक्ट दूसरी तरफ का जो मौक़िफ़ है उसको सामने रखा और तस्हीह ये की कि जनाब सैयदना उमर फ़ारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल नहीं बल्कि सेकंड इन कमांड बनाया था। मतलब ये है इस पैगाम का कि जनाब ये जो आप कह रहे थे ना कि तब्दील सिपह सलार को तब्दील कर दिया गया, ये करना आपके बस में नहीं है और इस तरफ आपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। जो दूसरी उन्होंने तस्वीर शेयर की जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका कैप्शन है एक शानदार इंसान से यादगार मुलाकात,
اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ دل کھول کر انہوں نے رکھا، کچھ میں نے، یعنی عامر لیاقت صاحب نے جو اپنی دل کی باتیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو شکوے شکایتیں تھیں وہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے رکھیں، اور اس کے جواب میں جو شکوے شکایتیں اگر تھیں یا ان کے دل کی جو بھی باتیں تھیں باجوہ صاحب کے، وہ باجوہ صاحب نے عامر لیاقت صاحب کے سامنے رکھیں، اور دونوں جو شخصیات ہیں انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ میں تو یہ بات سمجھ سکتا ہوں، آپ بہتر اپنی رائے دے سکتے ہیں کامنٹس کے اندر کہ کیا آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے، لیکن اس ملاقات کا جو آؤٹ کم ہے وہ آتا ہے فاروق ستار صاحب کے ایک عوامی اجتماع کے اندر عامر لیاقت صاحب کی حاضری پر۔ یہ ویڈیو اس تقریب کی آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر نہ صرف عامر لیاقت صاحب گئے بلکہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ حکومت اگر طالبان سے بات کر سکتی ہے تو الطاف حسین سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس موقع پر وہاں پر نہ صرف پرجوش انداز میں تالیاں بجائی گئیں بلکہ نعرے بھی لگائے گئے۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے الطاف حسین صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں وہ فوجی انداز کے اندر یوں کر کے سیلوٹ کر رہے تھے، بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پہ بھی چلا، فیس بک پہ بھی چلا، اور یہ جو مطالبہ ہے بنیادی طور پر یہ میرا خیال ہے اسی سمت میں اشارہ ہے کہ سندھ کی سیاست اور خاص طور پر کراچی کی سیاست کے اندر اب کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ایک جانب ڈاکٹر اشرت العباد جو ایم کیو ایم کے بڑے پرانے لیڈر ہیں اور طویل ترین عرصہ گورنر سندھ رہے ہیں، وہ بھی اب کراچی کی سندھ کی پولیٹکس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو بھی دیا جس کے اندر انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں اگر کراچی کے لیے کوئی رول پلے کر سکوں تو مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہوگی اور میں اس رول کو ادا کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اشرت العباد صاحب کی انٹری، الطاف حسین صاحب کا سلوٹ، اور عامر لیاقت حسین صاحب کا ملاقات، اور ملاقات کے بعد فاروق ستار کے جلسے میں آ کر الطاف حسین سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ میرا تو خیال ہے سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو کراچی سے جو سیٹیں دی تھیں پی ٹی آئی کو، یہ اب واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا، اور وہاں پر اور کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آ رہی کہ جن کو پی ٹی آئی کی جگہ پر یہ سیٹیں دی جائیں، تو جو پرانے آزمودہ لوگ ہیں انہی کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جائے گا، اور وہ آزمودہ کون ہو سکتے ہیں؟ الطاف حسین صاحب سے زیادہ کون آزمودہ ہو سکتا ہے؟ اور اب آپ کو اس ساری صورتحال میں دو باتیں اور یاد کروں گا۔ ایک بلاول صاحب کی کچھ عرصہ پہلے ایک تقریر جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کراچی کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کراچی سے سیٹیں لے سکتے ہیں، کراس لگ گیا۔ پیپلز پارٹی کو اب کراچی سے کوئی سیٹ نہیں ملے گی، کراس، جس کو ملے گی سیٹ اس کا ذکر آ گیا اب آپ کے سامنے۔ دوسرا، اب آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے وہ جو پے در پہ دو بیان ہیں نواب شاہ میں، ان کی بھی وجوہات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ وہاں پر بھی لگ گیا کراس، کیونکہ کے پی کے اندر انٹری کرنی تھی، آلدو ووٹ اچھے لیے لیکن وہ ووٹ وکٹری کے اوپر وہ جو ہے سامنے نہیں آ سکے، وہ فیصلہ کن ووٹ ثابت نہیں ہو سکے، جس کی بنا پر ان کو لگ گیا کراس۔ اور دوسرے ساتھ جو کراچی کے اندر ان کی گیم تھی، وہ جو گیم ہے اس کے اوپر بھی ہے لگ گیا کراس۔ اب کراچی کی پولیٹکس کے اندر ایک نئی بلکہ پرانی جو قوت ہے اس کو دوبارہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ شاید اب ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ درست ہے غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔